Hello guys, welcome back on my YouTube channel that is Pico Perfect. And you know, in my previous video I have promised you to discuss about the implications of government budget. So I am here to discuss about the implications of fiscal budget, right? Fiscal deficit, fiscal budget, budget deficit, you can say anything. तो देखिए, आपने अब तक प्रीवियस वीडियोस में बजट डेफिसिट के बारे में और फिस्कल डेफिसिट में जो बेसिकली डिफरेंस होता है वो आपने सीख लिया है। और वो बेसिक डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस बोरोइंग्स का है। बेसिकली फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा टोटल बोरोइंग दिखाता है। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि इससे भी पहले फिस्कल डेफिसिट जो टर्म है, इसके अलावा रेवेन्यू डेफिसिट भी हो सकता है, प्राइमरी डेफिसिट भी हो सकता है। उनकी इम्प्लीकेशंस मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, केवल किसी की है फिस्कल डेफिसिट की। रीजन, पहले इसकी बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। घुमा फिरा के रेवेन्यू डेफिसिट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यही हेडिंग्स होंगी इसके अंदर, रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर भी। वो क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको, एक बार फिर से सुन लो। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है जब रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर है ज्यादा होते हैं, किससे? रेवेन्यू रिसीप्ट से। तो कोई बात नहीं, रेवेन्यू नेचर की जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको तो हम कैपिटल नेचर की रिसीप्ट से कर लेते हैं उनकी पूर्ति, इसलिए उसकी कोई ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं है। इम्प्लीकेशंस है क्या? इम्पैक्ट। मैं ये चीज बता दूं आपको, इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है इम्पैक्ट, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उनको इम्प्लीकेशंस बोलते हैं किसी भी चीज की, राइट। तो इसकी पूर्ति तो वहां कैपिटल रिसीप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो घुमा फिरा के यही है इसकी हेडिंग। मेन तो ये ना भाई, मेनली फिस्कल डेफिसिट दिखाता हमारी बोरोइंग, क्योंकि उधार लेने की कितनी जरूरत है। अब उस उधार से क्या फर्क पड़ेगा, वो मेन चीज है। इकोनॉमी पे, हमारे नेशन पे, हमारी गवर्नमेंट पे, हमारी आने वाली जनरेशन पे उसका क्या फर्क पड़ेगा बोरोइंग का। जो गवर्नमेंट उधार लेती है ईयर आफ्टर ईयर, हर साल देखा घाटे का बजट प्रेजेंट करती है गवर्नमेंट रियल लाइफ में। यार स्टार्टिंग से घाटे का बजट करते आ रही है, क्या चक्कर है? इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। वो तो उनको बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। तो रेवेन्यू डेफिसिट की भी वही होती है जो फिस्कल डेफिसिट। वैसे बुक में थोड़ा सा अलग दे रखा है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है, इट shows the incapability of the government to meet its revenue expenditure from revenue receipt, ठीक है। और उसकी कैपेबिलिटी दिखाता है। इसका मतलब ये है कि नाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज कैपिटल रिसीप्ट टू मेक द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस तरीके से बुक में दे रखी है 4 हेडिंग, बट मेन हमारा यही पे आ जाता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने के लिए। ऐसे प्राइमरी डेफिसिट का देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। सरकार बोरो कर लेती है इजीली, कहीं से भी, आरबीआई से कर लेती है, नए नोट इश्यू करा लेती है आरबीआई से, फॉरेन नेशन से कर लेती है। बोरोइंग सॉल्यूशन नहीं किसी भी चीज का, ऑलवेज। समटाइम्स इट मे बी द सॉल्यूशन, बट ऑलवेज बोरोइंग इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन। अगर आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव मनी टू मीट योर एक्सपेंडिचर, आपको अपने खर्चे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं, उधार सॉल्यूशन नहीं। और आपने देखा है कि जब इंसान उधार लेके कोई खर्च करता है, उधार लेके घर बना लेते हैं, उधार लेके कार ले लेते हैं, उसका क्या हो जाता है? कर्ज में फंस जाता है। कुछ केसेस में तो आप कुछ बड़े बड़े नेम में लेना चाहूँगा यहाँ पे, आप उनको जानते हो। किंगफिशर का जो ऑनर है नीरव मोदी है, विजय माल्या, नीरव मोदी। तब तो ले लेके इन्होंने बैंक से उधार ले लेके वो ऐशो आराम लग्जरी लाइफ लीड की, ठीक है। और वहां से लेके खर्चे करते गए, अपने किंगफिशर पे लॉस लॉस लॉस। हुआ क्या? कंट्री का इतना पैसा खा गए, इतने बैंक भी डूबे, उसमें 2-3 बैंक भी डूबे, लोग बर्बाद हुए, इकोनॉमी में फर्क पड़ता है इन चीज़ों का। तो एग्जैक्टली गवर्नमेंट के लिए भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं इकोनॉमी में जिन पे फर्क पड़ता है फिस्कल डेफिसिट का। और वो क्या है हमारा? वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। आप देख सकते हो बोर्ड फर्स्ट हेडिंग क्या है, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। एक तो ये इम्प्लीकेशन है इसकी, फिस्कल डेफिसिट। एक बात माइंड में रखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब है बोरोइंग, कि सरकार बोरो करेगी, उस बोरो करने के प्रभाव बता रही है। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब है महंगाई आना। इन्फ्लेशन का मतलब है राइज इन प्राइसेस। जब
पूरे नेशन में ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनके जो प्राइस बढ़ जाते हैं उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है, देखो जब महंगाई आती है तो लोगों की मजदूरी बढ़ जाती है। मजदूरी समझते हो ना, वेजेस। जब मजदूरी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी तो अपने आप इन्फ्लेशन आ गया। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, जो कंटिन्यू बना रहता है इकोनॉमी में, महंगाई कम नहीं होती। तो बोरोइंग जो है वो ऐसी महंगाई को जन्म देती है कि वो जो इन्फ्लेशन है वो घूमता है। क्यों, कैसे घूमेगा भाई? क्योंकि जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, स्पेशली न्यू करेंसी इशू करा के फ्रॉम आरबीआई से, उससे तो जब न्यू करेंसी नए नोट इशू कराती है ना गवर्नमेंट, किससे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, वो तो स्पेशली क्या लेके आता है? इन्फ्लेशन आता है उससे। आप कहोगे इन्फ्लेशन कैसे आएगा? उससे इन्फ्लेशन इस तरीके से आता है कि जैसे नई करेंसी इशू कराई, वो उस करेंसी से क्या हुआ? उस करेंसी से मनी सप्लाई हुई। मनी सप्लाई का मतलब जानते हो, सर्कुलेशन में गई वो मनी। सर्कुलेशन में गई तो पब्लिक की डिमांड बढ़ेगी, यानी एग्रीगेट डिमांड का लेवल बढ़ता है, और डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है महंगाई तो आनी आनी। जो प्राइस है गुड्स के वो राइस होने ही होने। इसका मतलब इन्फ्लेशन may take place due to fiscal deficit when government specially borrows money from Reserve Bank of India by issuing new currency. In that case, definitely inflation may take place because that increases money supply in the economy, or money supply increases, money supply raises the level of aggregate demand. ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको किस तरीके से महंगाई आती है फिस्कल डेफिसिट से। सेकंड, अच्छा देखिए एक और चीज बताऊं थोड़ा सा आपको। अगर गवर्नमेंट ना पब्लिक से बोलो, जैसे मेरे पास 1000 रुपये है, गवर्नमेंट मेरे से उधार ले लेती 500, कोई बात नहीं, मेरे पास 500 बचे, 500 गवर्नमेंट ने खर्च कर दिए, इकोनॉमी में वो 1000 ही तो है। इससे महंगाई नहीं होती इतनी अगर पब्लिक से लेती है, क्योंकि पब्लिक से ले ली है, कोई बात नहीं, पब्लिक से नहीं लेते तो पब्लिक डिमांड करती उसकी, उतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत डीपली चीजें हैं, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बच्चे करते भी इनको कम है, बट नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको फर्दर स्टडी करनी है इकोनॉमिक्स की, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर पब्लिक से बोरोइंग करें तब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये है कि ये खर्च करता, मैं खर्च करता 1000 रुपये, अब मेरे पास गवर्नमेंट ने 500 छोड़े, 500 उधार ले लिए, तो कोई बात नहीं, मैं 500 खर्च कर पाऊंगा, 500 गवर्नमेंट कर देगी, तो इकोनॉमी में वही 1000 रुपये खर्च होने दे, वही घूमने। बट इन्फ्लेशन कब आता है? इन्फ्लेशन आता है जब गवर्नमेंट या तो नई करेंसी इशू करेगी, यानी 1000 तो है ही है मेरे पास, गवर्नमेंट ने और 2000 रुपये नए नोट इशू करा के आगे सुधार ले लिए, 2000 के किए खर्चे, मेरे पास आए 2000, क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज द इनकम ऑफ जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक के पास 3000 रुपये खर्च करने के लिए, 3000 से डिमांड करेगी जनरल पब्लिक, तो प्राइस तो राइज होंगे, ठीक है। इस वजह से कहा था कि इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। सेकंड है नेशनल डेट। नेशनल डेट भी वही है भाई, नेशन पे डेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, नेशन पे तो डेट होगा ही, और इससे आने वाली जो जनरेशन है, जो हमारी फ्यूचर की ग्रोथ है, वो भी हैम्पर होती है, फ्यूचर की ग्रोथ भी प्रभावित होती है, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमने जो लोन लिया है इस ईयर, उसके इंटरेस्ट को पे करती रहेगी अपनी रिसीप्ट से, फिर से घाटा होगा, क्योंकि डेवलपमेंट पे उनको भी एक्सपेंडिचर करने। बात रही रिसीप्ट की, उस रिसीप्ट में से बहुत सारा पार्ट तो जो प्रीवियस ईयर में लोन लिया है, आप समझ रहे होंगे, जो प्रीवियस ईयर में हमने लोन लिया है ना, उसके इंटरेस्ट को पे करने में चला जाएगा, फिर उसकी प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस देंगे, ठीक है, और हम आगे क्या एक्सपेंडिचर करेंगे डेवलप के लिए। तो नेशनल डेट, ऑब्वियस सी बात है, बोरोइंग मतलब नेशन पे डेट ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। लो जीडीपी ग्रोथ, इस फिस्कल डेफिसिट से लो जीडीपी ग्रोथ भी होती है इकोनॉमी में। रीजन ये है कि जब गवर्नमेंट के पास घाटा होता है, बोरोइंग की जरूरत होती है गवर्नमेंट को। सपोज करो किसी भी रीजन से गवर्नमेंट बोरोइंग नहीं कर पाती है भाई, जब हम देखो ऐसा होता है, अगर हमारे पास पैसा है, अपने पैसे को हम खींच के स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ पे, और एक ये कि उधार लेके खर्च करेंगे, तो जब इंसान उधार लेके खर्च करता है तो थोड़ा तो वो सोचता है, वो कम करेगा, और जब गवर्नमेंट कम करेगी एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन पे,
तो जीडीपी की ग्रोथ रेट तो अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो कंट्रीब्यूशन होता है ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी में, क्योंकि गवर्नमेंट ये अपने एक्सपेंडिचर करती कहाँ है, प्रोडक्शन पे, गुड्स और सर्विसेज का ही तो प्रोडक्शन करती गवर्नमेंट। बट अब इस डेफिसिट की वजह से, एक्सपेंडिचर ऑलरेडी ज्यादा होने की वजह से कम करेंगे तो अपने आप जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या होगी, लो होगी। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड फिस्कल डेफिसिट लीड्स अ लो जीडीपी ग्रोथ। ठीक है। नेक्स्ट है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। घुमा फिरा के बात फिर वही है। क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मीनिंग ये होता है कि जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है अपने खर्चों को करने के लिए, तो इट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द मार्केट, क्योंकि उस पैसे को गवर्नमेंट यूज कर लेती है। प्राइवेट सेक्टर के लिए फिर फाइनेंस की कमी रहेगी। अगर गवर्नमेंट पैसा ले लेती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, जितने बैंक है उनके पास है, पब्लिक के पास है, यानी ओवरऑल मार्केट में पैसे की कमी होती है इस गवर्नमेंट की वजह से। ठीक है। जब मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी कम है, तो वो जो मनी है ना, जो भी थोड़ी बहुत मनी है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ज्यादा रेट में मिलेगा। ठीक है भाई, हमारे पास ड्रॉट है, सूखा, मतलब इन सेंस ड्रॉट को वैसे बोलते हैं, बट ड्रॉट है, पैसे की कमी है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कम रहेगा, और जो रहेगा भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई होगा। जब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होगा तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कम करेंगे, प्राइवेट से ही गवर्नमेंट की इनकम होती है। जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज है उनसे बहुत सारा पैसा टेस्ट की फॉर्म में जाता है, तो गवर्नमेंट की रिसीट और कम। एक इफेक्ट से बहुत सारे इफेक्ट हो जाना क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोलते हैं। बात तो घुमा फिरा के वहीं आएगी, चाहे वो आप इन्फ्लेशन पे ले आओ, चाहे आप किसी चीज पे ले आओ, इन्वेस्टमेंट पे ले आओ कि लो इन्वेस्टमेंट होगी। बट क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के एक छोटे से उससे घूम फिर के इकोनॉमी में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। एग्जाम्पल मैंने आपको भी दिया, क्योंकि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी फॉर द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो भी वट एवर मनी इज अवेलेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, दैट प्रूव्स कॉस्टली, वो कॉस्टली पड़ती है। जब ऐसा ही कॉस्टली मिल रहा तो जो प्रोडक्शन है विल ऑल्सो प्रूव कॉस्टली, ऑटोमेटिकली प्राइस जो है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल राइज, अगेन इन्फ्लेशन कंटिन्यूस, महंगाई इकोनॉमी में रहेगी। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या थे, दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि अगर सरकार अपने खर्चे ज्यादा करेगी अपनी इनकम से तो ये फर्क पड़ने वाली है। बात रही प्राइमरी डेफिसिट की इम्प्लीकेशंस की, तो प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल में डिफरेंस ही कितना है, बस इतना डिफरेंस है। ये तो एक टोटल को दिखाती है, ये करंट ईयर के दिखाती है बेसिकली, कि एक्चुअल में जो बोरोइंग है उसकी, मतलब कि फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी में फर्क इसका है। प्राइमरी डेफिसिट से तो ये पता चल जाता है कि भाई जो करंट जो हम बोरोइंग कर रहे हैं वो किसके लिए, करंट ईयर के एक्सपेंडिचर करने के लिए। ठीक है। और या पुराने, वो करंट का दिखा देती है। इसमें ये है कि पुराने नए ये नहीं पता, टोटल ये बोरोइंग की जरूरत है। ठीक है। तो बात तो वो भी बोरोइंग ही है, वो भी तो बोरोइंग ही है एग्जैक्टली, तो उसके भी यही प्रभाव पड़ेंगे, बोरोइंग के इम्पैक्ट यही होते हैं, इनको बोलते हैं इम्प्लीकेशंस। और इस सेक्टर में जो रहता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखो ये जो आपके एक्सपेंडिचर है ना, इनको हम ऐसे भी क्लासिफाई कर देते हैं, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। मतलब जो हमने एक्सपेंडिचर की बात की है, उन एक्सपेंडिचर को हम फर्दर ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, देखो सरकार ना
डेवलपमेंट पे भी एक्सपेंडिचर करती है और कुछ नॉन डेवलपमेंट पे भी एक्सपेंडिचर होते हैं। आप कहोगे यार ऐसा भी होता है क्या कि ऐसे भी एक्सपेंडिचर करती सरकार की जिनसे डेवलपमेंट ना हो? बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। देखिए जैसे ओल्ड एज पेंशन पे एक्सपेंडिचर करती है, ओल्ड एज पेंशन, इस ओल्ड एज पेंशन पे जो एक्सपेंडिचर किए गवर्नमेंट ने अपने बजट में से, बताओ इनसे कोई डायरेक्ट डेवलपमेंट है? कोई डेवलपमेंट नहीं है। हो सकता है उन सीनियर सिटीजन के जो बच्चे हैं वो अच्छे कमा रहे, फिर भी गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है। अगर आप ये कहो कि नहीं जी उन बड़े बूढ़ों की डेवलपमेंट होगी, नहीं, वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। सपोज कर उनके बच्चे कमा रहे हैं, अच्छी जॉब से हैं, अच्छे घर से हैं, फिर क्यों भाई? नियम ये है जो 60 साल का हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया, उसकी सबकी पेंशन है, चाहे वो करोड़पति है। तो डेवलपमेंट कहाँ हो? कोई नई बिल्डिंग बनी, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप है, और पॉवर्टी को डायरेक्ट करने के लिए पैसे दे रहे हैं, ये सब कैसे हैं? नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर उनको बोलते हैं जिन एक्सपेंडिचर से कुछ डेवलपमेंट होती है, जैसे एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मेट्रो ट्रेन, नॉर्मल ट्रेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो लगता है कि हाँ इससे तो यार डेवलप हुआ कंट्री का, कोई रोड निकाला है, कोई रोड बना है, कोई बिल्डिंग बनाई है, जहाँ से हमें दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे खर्च किया है, वो डेवलपमेंट को दिखाती है डायरेक्ट। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को बोलते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, राइट। इन एक्सपेंडिचर को हम डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट तो कर ही सकते हैं क्लासीफाई। इसके अलावा प्लान और नॉन प्लान की फॉर्म में भी इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं एक्सपेंडिचर को। प्लान एक्सपेंडिचर तो वो वाले एक्सपेंडिचर है जिनके लिए गवर्नमेंट प्लान करके चलती है, जो गवर्नमेंट के प्लान बनाती है ना, जैसे 5 ईयर प्लान बनाती है गवर्नमेंट। पंचवर्षीय योजना सुना होगा आपने 11th क्लास में, या 1 ईयर का प्लान। तो जो आपके प्लान के कोई ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके लिए आपने प्लान करके चले आप कि भाई हाँ ये खर्चे में करने हैं, उनको हम क्या कहते हैं? प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जिन एक्सपेंडिचर के लिए आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी खर्चे करने पड़ेंगे, उनको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करें, ओल्ड एज पेंशन की बात करें, ठीक है नॉन डेवलपमेंट है, बट प्लान है नॉन प्लान है? प्लान होता है, इनको पता है कि इतने लोगों की पेंशन बंधी हुई है, वो खर्चा तो करना ही करना है, ये तो प्लानिंग का पार्ट है। इनको ये है कि कोई रेल इंट्रोड्यूस करनी है, तो प्लान का पार्ट था इनका, सडनली थोड़ी नहीं की है, वो प्लान एक्सपेंडिचर। फिर नॉन प्लान का क्या एग्जांपल है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है जैसे सपोज कीजिए अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ जाती है, कहीं और प्रॉब्लम आ जाती है, बीच बीच में कभी केरल में आई, कभी वहां पे आई, बारिश ज्यादा होगी, ये हुआ, कोरोना की वजह से लोगों में वो, तो इसका तो कभी क्या कोरोना का कोई प्लान था? जब 2019 to 20 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ था, क्या पता था किसी को कोरोना आएगा, उसकी वजह से सरकार को इतने खर्चा करना पड़ेगा? किसी को नहीं पता था। ठीक है, किसी ने इस चीज का कोई एस्टिमेशन नहीं लगाया, नोबडी एंटिसिपेटेड अबाउट दिस। तो क्या है, बट गवर्नमेंट ने खर्चे किए, इनको क्या बोलते हैं? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जिसके लिए गवर्नमेंट का प्लान नहीं होता बट फिर भी गवर्नमेंट को वो करने पड़ जाते हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं। गवर्नमेंट एस्टिमेशंस में बजट के कुछ अपने नॉन प्लान में भी रखती है, क्योंकि जिनका हमने प्लान नहीं किया, पता नहीं कहाँ से करने पड़ जाए, उस अपने एस्टिमेशंस में उस चीज़ को भी मान के चलती है कि हो सकता है टोटल में ना ये भी रखो भाई कि बाई चांस नहीं हो, कुछ प्लान के तहत उनका है कि ये काम करेंगे, तो हम एक्सपेंडिचर को ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक और चीज छोटी सी, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बजट हमेशा डेफिसिट ही रहता है? नहीं, बजट हमारा बैलेंस्ड भी हो सकता है और इनबैलेंस्ड भी हो सकता है। बैलेंस्ड भी हो सकता है बजट, थ्योरेटिकली बात करते हैं, रियल लाइफ में तो होता नहीं है, ठीक है, और इनबैलेंस भी हो सकता है। अगर बैलेंस्ड है तो क्या है? बैलेंस्ड तो तब है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीव बराबर हो गवर्नमेंट की जब एस्टिमेशन, उसको तो बोलते हैं बैलेंस्ड बजट। अगर अनबैलेंस्ड है तो फिर इसका मतलब अनबैलेंस्ड के 2 पार्ट हो जाएंगे। क्या? एक तो सरप्लस भी हो सकता है बजट, सरप्लस बजट हो सकता है, ठीक है जी, और आपका
डेफिसिट बजट हो सकता है। सरप्लस बजट का मतलब तो ये जब आपके टोटल एक्सपेंडिचर कम हो, किससे? टोटल रिसीप्ट से। रिसीप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, सरप्लस बजट, अच्छी बात है। और डेफिसिट बजट, वैसे सरप्लस बजट भी कोई अच्छा नहीं होता, तभी तो गवर्नमेंट सरप्लस बजट नहीं प्रेजेंट करती। और डेफिसिट का मतलब आपको बताइए जब टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है बजट में। कभी आप ये समझ बैठो कि हमेशा घाटे का होता नहीं। थ्योरेटिकली बात करें तो कैसा भी हो सकता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। अनबैलेंस्ड के 2 पार्ट्स हैं, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस किसको बोलते हैं? जब टोटल एक्सपेंडिचर कम होते हैं टोटल रिसीप्ट से। दूसरी तरफ डेफिसिट बजट जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर होते हैं किससे? टोटल रिसीप्ट से। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंक्लूडिंग दिस वीडियो। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन व्हाट्सएप मी। आप व्हाट्सएप पे कोई प्रॉब्लम ले सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।